हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, ट्रेसिंग चेंजिंग थ्रू 1000 ईयर्स। उसी में आज आगे हम पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके स्रोत। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। इतिहासकार ने अलग अलग स्रोतों से पास्ट में जो घटनाएं हुई क्या घटनाक्रम था उसके बारे में जाना, और वहाँ के मतलब अपनी खोजबीन के द्वारा ये जाना कि कैसी वहाँ नई नई घटनाएं हुई या क्या चेंजेस आए। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी क्लास 6 में आपने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 टू 1750 तक। इस वाली बुक में हम 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज्ड by historians about the study of this period. They will rely on coins, inscriptions, architecture, textures, record for information। मतलब आपने ये ध्यान रखा होगा कि जैसे जो सोर्सेस इतिहासकारों ने जो सोर्सेज यूज़ किया है उस समय के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, स्टडी ऑफ दिस पीरियड, उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया है? कॉइन्स, यानी उस समय के जो कॉइन्स मिले हैं उन पे जो लिखा हुआ उसके आधार पर इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, यानी शिलाओं पर, पत्थरों पर जो बातें लिखवाते थे उनसे जानकारी मिलती है हमको। आर्किटेक्चर यानी भवन निर्माण के द्वारा, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स यानी बुक्स वगैरह के द्वारा हमें उस समय की जानकारी, प्राचीन काल के समय की जानकारी मिलती है। बट देर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन ये भी हमको पूरी तरह से सही जानकारी नहीं मिल पाती है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज डायरेक्टली ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब धीरे धीरे यहाँ के टेक्सुअल रिकॉर्ड से हमको बहुत सारे मिले हैं, लेकिन उसमें भी सिमिलरिटी नहीं है, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर, लेकिन अभी जैसे वर्तमान जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं इस समय आते आते कागज़ सस्ता और ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होने लगा था। पीपल यूज़ इट टू राइट होली बुक्स, अब लोग होली बुक्स यानी धार्मिक ग्रंथ लिखने लगे, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गया, कागज़ सस्ता हो गया, बड़े मात्रा में उपलब्ध होने लगा। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, उस समय के राजाओं के बारे में लिखने लगे। लेटर्स, टीचिंग ऑफ संत के उपदेश वगैरह लिखने लगे। पिटिशंस, जुडिशल रिकॉर्ड्स या न्याय से संबंधित रिकॉर्ड्स भी रखने लगे। ये सारी चीज़ें लिखी जाने लगी मतलब कागज़ पर। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, और अकाउंट्स और टैक्स कर के जो लेख के बारे में भी लिखा जाने लगा। मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी हुई ये जो अभिलेख थे वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल्स, हाथ से द्वारा लिखे गए जो अभिलेख थे वो धनी लोगों के पास मिलते थे। रूलर्स के बारे में मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में पुजारियों के पास। दे वर प्लेस इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है कहाँ मिलेंगे आपको? लाइब्रेरीज में या आर्चीव्स यानी अभिलेखागार में, जहाँ ये सरकार के द्वारा बनाया गया स्थान होता है जहाँ पर पुरानी चीज़ें कलेक्ट, यानी म्यूजियम टाइप होता है जहाँ पुरानी चीज़ें कलेक्ट करके रखी जाती है। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट वर दे ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, मतलब यहाँ से हमें इस डिटेल इंफॉर्मेशंस की जानकारी मिलती है लेकिन हम इसको यूज़ करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि आपको लर्न करना अच्छी, जैसे साइड में मैंने आपको पहले भी बताया, जो साइड में थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह आती है इसको लर्न कर लिया कीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में फिलअप्स या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आती है। आर्चीव्स यानी अभिलेखागार जिसको बोलते हैं, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। टुडे ऑल नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चीव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास ही आपको आर्चीव्स मिलेगा कि वहाँ पर वो अपने ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते हैं। एंड ट्रांजेक्शंस, ये फिगर देखिए, पेंटिंग ऑफ है, इस वाली पेंटिंग के लिए कहा गया है ये। पेंटिंग ऑफ ए स्क्राइब मेकिंग ए कॉपी ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट, देखिए एक आदमी दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी कर रहा है ये।
copies. This painting is only 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ये साइज में इतनी छोटी है इसलिए इसको मिनीचर पेंटिंग कहा गया. बिकॉज ऑफ साइज इट इज़ कॉल्ड मिनीचर. मिनीचर पेंटिंग्स वर समटाइम यूज टू इलुस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट. They were so beautiful that later collectors often took the manuscripts apart and sold just the miniature. मतलब इसको भी, इस वाली बुक को या मैन्युस्क्रिप्ट को और भी शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा जा रहा है. और ये साइड में देखिए अब द वैल्यू ऑफ पेपर, कि मतलब उस समय क्या वैल्यू थी पेपर की. कंपेयर द फॉलोइंग. इन द मिडिल ऑफ 13th सेंचुरी स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक. मतलब मध्यकाल के समय में 13th सेंचुरी में एक विद्वान को एक बुक की कॉपी चाहिए थी. बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर. उसके पास इनफ पेपर नहीं था. सो ही वॉज द राइटिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट. ही डिड नॉट वांट. तो उसने मैन्युस्क्रिप्ट की उस पेजों को साफ कर दिया जो यूज़ मतलब काम के नहीं थे. ड्राई द पेपर एंड यूज़ इट. आज सेंचुरी लेते. लेकिन अब वर्तमान समय की बात है. इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट, आप मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हो, यू कुड बी लक्की एंड दे हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर. तो शॉपकीपर आपको अखबार में या कुछ पेपर में वो सामान लपेट कर देगा. वैन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव. आप खुद ही आइडिया लगाइए कि किस समय पेपर ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इजीली अवेलेबल इन द 13 या 14 सेंचुरी में. ये आपको ऐसे नॉलेज के लिए बताया गया है कि भाई 13 और 14 सेंचुरी में 13 सेंचुरी में बहुत ही एक्सपेंसिव था. ये ध्यान रखना अपन. देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड. क्योंकि इस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो स्क्राइब्स कॉपीज़ यानी जो नकल करके मैन्युस्क्रिप्ट की नकल करके जो लिखा जाता, हाथों के द्वारा लिखा जाता था. स्क्राइब्स यानी नकल नवीस, जो नकल करके लिखते थे. इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो डैट दिस इज़ नॉट एज सिंपल एक्सरसाइज. अगर आप किसी फ्रेंड की कॉपी होमवर्क करने के लिए लाते हैं तो आप देखते हैं उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. कई चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ वर्ड समझ में नहीं आएगा, सेंटेंस समझ में नहीं आएगा. समटाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस वॉट इज़ रिटन. तो आप अनुमान लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे कि इसने क्या लिखा है. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. तो लेकिन थोड़ा ही सही, लेकिन आपकी और आपके फ्रेंड की कॉपी में अंतर देखने को मिलेगा. ऐसे ही इसी तरह मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी करते समय भी चेंजेस आ जाते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इन समवॉट सिमिलर. मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है कि उस समय हाथों से लिखा गया वृत्तांत, जो कॉपीज़ वगैरह या राजा के बारे में, किसी घटना के बारे में हाथ के द्वारा लिखा गया. As scribes copied manuscript, they also introduced small changes of word here. क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट का एक दूसरा व्यक्ति कॉपी करता था, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस आता था, सेंटेंस में चेंजेस आता था, सेंटेंस देयर. These small differences grew over centuries of copies until manuscripts of this same text became substantially डिफरेंट फ्रॉम वन अदर. आप देखेंगे एक दूसरे से काफ़ी अलग होती थी ये मैन्युस्क्रिप्ट. दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रियली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे. ये एक सीरियस प्रॉब्लम है कि प्रेजेंट टाइम में हमें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलती है. वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय द लेदर स्क्राइब्स. हम उन चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं कि उनकी कॉपी जो बाद वाले नकल करके लिखी गई उन पर डिपेंड है. हमको ओरिजिनल चीज़ नहीं मिली. एज अ रिजल्ट historians have to read different manuscript versions of the same texts of guesses what was the author had originally written. तो इतिहासकार ये सारे वर्जन्स पढ़ने के बाद ये आइडिया लगाते हैं कि ओरिजिनली मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या लिखा गया था. On occasion, author revised their chronicle at different times. क्रॉनिकल यानी उस समय के जो ऑथर्स हैं उन्होंने अलग अलग समय में अलग अवसर पर जो भी लिखा गया उसकी स्टडी करी गई. द 4th सेंचुरी क्रॉनिकल जयोदीन बर्नी, उस समय का जो एक राइटर था, क्रॉनिकलर मतलब उस समय का जो राइटर था जयोदीन बर्नी, रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 में उसने अपनी एक बुक लिखी. एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर, और उसके बाद एक दूसरा वर्जन 2 साल बाद लिखा उसने. द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, लेकिन दोनों में ही अंतर है. बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन. क्योंकि लेकिन इतिहासकारों को, बाद वाले इतिहासकारों को उसका फर्स्ट वर्जन
जो उसने 1356 में लिखा नहीं मिला, यहाँ तक कि 1960 तक भी नहीं मिला था। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, मतलब काफ़ी लाइब्रेरी कलेक्शन देखने के बाद भी इसकी जानकारी नहीं मिली। ये फिगर्स बताया गया है कि लिपि में कितना अंतर था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियंस एंड अरेबिक डिफिकल्ट। The Naxalic style is cursive and easy to read, and statistics on the right is denser and more difficult। मतलब ये दोनों लिपियों के नाम हैं। ये वाली लिपि लेफ्ट साइड से लिखी जाती है उर्दू में, और ये वाली राइट साइड से लिखी जाती है, लेकिन जो राइट साइड से लिखी जाती है वो काफ़ी डेंसर और डिफ़िकल्ट है। जो सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप नया सामाजिक और राजनीतिक समूह। द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 एंड 1750 is a huge challenges to historian, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period। मतलब इस समय के इतिहासकारों को जानकारी इकट्ठी करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले के टाइम में और अभी के टाइम में बदलाव आने लगे, डेवलपमेंट होने लगा था। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, और अभी नई नई टेक्नोलॉजी बनने लगी थी, जैसे लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। सिंचाई में पर्शियन व्हील का यूज़ किया जाने लगा, स्पिनिंग व्हील वीविंग में यूज़ किया जाने लगा, एंड फेयर आर्म्स इन कम्बर्ट, आग्नेय शास्त्र यानी बारूद वाले हथियारों का उपयोग किया जाने लगा। न्यू फूड्स एंड बेवरेज यानी पेय पदार्थ, जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, लोग नए खाद्य पदार्थों पेय पदार्थों के बारे में जानने लगे। अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब यहाँ पर जो नए लोग आए थे वो अपने साथ नई नई जानकारियाँ लाए थे। पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, coffee। Remember that all these innovation, new technology and crops came along with people who brought other idea with them as well as। इसके अलावा वो अपने साथ और दूसरे बहुत सारे आइडियाज़ लाए थे। As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes। इसलिए ये टाइम पीरियड कैसा था, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस का। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस चेंजेस इन चैप्टर 5, 6, 7। आप इसके बारे में 5, 6, 7 चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबाइलिटी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोगों का टाइम पीरियड रहा था। मतलब यहाँ पर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब रोजगार के अवसर में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। द सब कॉन्टिनेंट, हमारे इंडिया वाले एरिया को उप महाद्वीप कहा जाता था, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी थी। held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune, मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भाग्य बदलने या रोजगार की तलाश में जाने लगे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड, और इसी समय एक लोगों का समूह जो इम्पोर्टेंट था, वर्दा राजपूत, जो राजपूत था, जो अपने आप को क्या कहा जाता है, आ नेम डेविड फ्रॉम राजपुत्रा, यानी राजा का पुत्र, the son of the rulers। Between the 18th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। मतलब 18 और 14th सेंचुरी के बीच में टाइम पीरियड में ऐसे वॉरियर्स भी अपने आप को क्षत्रिय जाति से मानते थे, मतलब जो योद्धा थे वो भी अपने आप को क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। ऐसी जाति जैसे या ऐसे सैनिक वो भी अपने आप को क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे, मतलब बिलोंग मानते थे या उस जाति से संबंधित मानते थे। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टेंस, ना केवल शासक और सामंत बल्कि सोल्जर भी। अभी मैंने कहा सोल्जर भी अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्चेस ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, वो भी अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। एंड चिवलरी कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैल्यूज एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टीज वर द क्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूटेड्स ऑफ राजपूत बाय देयर पोइट्स एंड बर्ड्स यानी चारण, जो किसी जाति का बखान करते हैं। कवि और चारणों के द्वारा इन बहादुर लोगों के उत्साह और उनकी अच्छी बातों को गाया गया या बताया गया। Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahom, Kayas,
A caste of scribes and secretaries also use the opportunities of the age to become political important. ये दूसरी जातियाँ भी अपना पॉलिटिकल महत्वपूर्णता या बताने लगी थी, मतलब उन क्षत्रियों को देखकर ये भी अपनी इम्पोर्टेंस बताने लगी थी. Throughout this period there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. और इसी समय कुछ समय के बाद यहाँ पर धीरे धीरे वनों को साफ किया जाने लगा कृषि के लिए. आज चेंज फास्टर, बहुत तेज़ी से बदलाव आया. मोर कंप्लीट इन सम एरिया देन इन अदर. चेंजिंग इन देयर हैबिटेट फोर्सेज मैनी फॉरेस्ट डवेलर्स टू माइग्रेट. मतलब इस बदलाव के कारण जो वन में रहने वाली जातियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पड़ा. अदर स्टार्टेड टिलिंग्स द लैंड. कुछ लोग इन भूमि पर जुताई करने लगे. एंड बिकेम पिसेंट. और कुछ किसान बन गए. द न्यू पिसेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस मार्केट. और जो नए किसान बने थे वो रिलीजियस मार्केट, चिफ्टन, प्रिस्ट, मोनेस्ट्रीज मतलब मंदिर, मस्जिद, इन सब से प्रभावित हुए. दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस. मतलब ये बड़े सोसाइटी का एक पार्ट बन गया और टैक्सेस पे करने लगे. रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स. मतलब लोकल लॉर्ड्स या लोकल जो मालिक वगैरह थे, जो धनवान लोग थे, उनको वस्तुओं और अपनी सेवाएं देने लगे. एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस अमर्ज्ड अमंग्स्ट पीसेंट. मतलब इन किसानों में भी आर्थिक और सामाजिक अंतर देखने को मिलने लगा. सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड. कुछ किसानों के पास अधिकतर उपजाऊ भूमि थी. अदर्स ऑल्सो केप्ट कैटल. कुछ खेती के साथ पशुपालन भी करते थे. एंड सम कंबाइंड आर्टिसन. कुछ आर्टिसनल वर्क करने लगे, मतलब कलात्मक वस्तु वगैरह बनाना. विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कृषि के साथ साथ. ड्यूरिंग द लीन सीजन, जब मतलब कृषि का टाइम नहीं होता था तो ये आर्टिसनल वर्क करते थे. एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंटेड पीपल वर ग्रुप इनटू जातिस. और धीरे धीरे समाज जाति में उपजाति में बंटने लगा. सब कास्ट एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड. और अपने उनके बैकग्राउंड के आधार पर उनको पद दिया जाने लगा. देयर ऑक्यूपेशंस, और उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर भी. रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली. ये जो पद वगैरह दिए जाते थे ये फिक्स नहीं होता था. एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर. मतलब उनकी पावर, इन्फ्लुएंस, यानी समाज पे उतना कितना प्रभाव है. रिसोर्सेज, उनके पास कितने संसाधन हैं. कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ द जातिस. उसके आधार पर जाति में उसको पद दिया जाता था. द स्टेटस ऑफ द सेम जातिस कुड वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया. और सेम जाति में भी आपको एक एरिया से दूसरे एरिया में भी अंतर देखने को मिलेगा. जातिस फ्रेम देयर रूलर्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. मतलब हर जाति के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते थे उनकी जाति के मेंबर्स को सिखाने के आधार पर. दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स. मतलब उस जाति के एल्डर्स लोगों की सभा के द्वारा रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते थे. डिस्क्राइब्ड इन सम एरिया एज अ जाति पंचायत. कई जगह जाति पंचायत भी बनी हुई थी इन रूल्स रेगुलेशन को लागू करने के लिए. बट जाति वर्स ऑल्सो required to follow the rulers of their villages. Several villages were governed by chieftains. और कुछ गाँवों में किसी मुखिया का शासन होता था. Together they were only one small unit of a state. वो एक राज्य की स्मॉल यूनिट यानी छोटा पद होता. जैसे राजा होता था, मंत्री होता था, उसी तरह से गांव का जो हेड होता था वो एक, उसको चिफ्टन यानी मुखिया कहा जाता था.